हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में, जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी और प्रस्ताव आया था, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी PYQ हैं, लाइक यूपीएससी IAS के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं, छत्तीसगढ़ MBPCS UPPCS BPSC के एग्ज़ाम्स है और टीचिंग एग्ज़ाम्स जो होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन कर लो। इस चैनल पे आपको सब कुछ प्रोवाइड किया गया है, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी, और आपको PYQ भी प्रोवाइड किया गया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्ष 1920 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन होता है, जिसमें अध्यक्ष कौन होते हैं? चित्तरंजन दास। लेकिन वो उनको जेल में रखा जाता है, जेल में रहते हैं, तो उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट होता है ना, उनकी जगह पे सब्सटीट्यूट लेके आया जाता है। तो 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए। पहले डोमिनियन स्टेट की बात होती थी ना, तो अब क्या ये बोल रहे कि पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। तो ऐसा इन्होंने प्रस्तुत किया था, प्रस्तावित किया था, जो 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था। मौलाना हसरत मोहानी ने ये कहा था। वर्ष 1921 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, उसमें अध्यक्ष कौन थे? CR दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण जो हकीम अजमल खां थे, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये पता होना चाहिए किसने किया था 1921 में। देखिए, हमने पढ़ा ना 1924 में गांधी जी अधिवेशन करते हैं, जस्ट बाद 1925 में प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है सरोजनी नायडू, ठीक है, और एनी बेसेंट पहली होते हैं। तो ऐसे ही कांग्रेस के सेशन आप उस मतलब उस सेशन के दौरान जो घटनाएं हुई हैं उससे जोड़ के पढ़िए, ठीक है, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 में जो अध्यक्ष रहते हैं इस टाइम कलकत्ता अधिवेशन में, मोतीलाल नेहरू रहते हैं। और 1929 में जस्ट नेहरू एक और आते हैं, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। और लाहौर अधिवेशन वही है जो 1929 में हुआ था। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 में जो अध्यक्ष रहते हैं मोतीलाल नेहरू रहते हैं। ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि यह वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले, मतलब एक वर्ष में। जो साइमन कमीशन आया था उसके बाद से साइमन कमीशन का भारतीयों ने विद्रोह किया था, तो संविधान बनाने का बोला था कि बनाइए, आप चैलेंज किया था ब्रिटिशर ने। तो नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी, मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी। तो क्या हुआ कि इसमें ना मुस्लिम की सहमति नहीं थी, इसमें मुस्लिम और बहुत से वर्ग सहमत नहीं थे इस रिपोर्ट से। तो इसकी वजह से जो ब्रिटिशर थे इस रिपोर्ट को नहीं मान रहे थे। उनको पता था कि मुस्लिम वर्ग सहमत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें पृथक निर्वाचन की बात नहीं की गई थी। तो ये अल्टीमेटम दिया गया कि चेतावनी दी गई कि आप मान लीजिए, नहीं तो हम एक आंदोलन शुरू करेंगे, एक मास मूवमेंट शुरू करेंगे। तो वह एक वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जो मास मतलब जन आंदोलन है उसका सामना करें। उसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। तो निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर रिस्पॉन्स ही नहीं दिया जाता है। तो दिसंबर 1929 में क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू अब कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। तो कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ है, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित के बाद होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित करते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पूर्ण स्वराज, ये आई थिंक ये रिपीट हो गया था यहाँ पे, तो उसको कट कर दीजिए, प्लीज इग्नोर दैट। तो क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू ने जो कांग्रेस के सेशन लाहौर अधिवेशन था वहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की थी, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था 1929 में। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता झंडा फहराया था। तो पूछा जाता है, झंडा फहराया जाता है, और क्या होता है कि कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाए, और मनाया गया था धूमधाम से, ठीक है, 26 जनवरी को। तो पूछा गया है क्वेश्चन कि स्वतंत्रता यानी 1947 से पूर्व जो 26 जनवरी है उसको किस दिन के रूप में मनाया जाता है? पूर्ण स्वराज के रूप में, स्वाधीनता के रूप में, पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में, ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। और ये डिसीजन कब लिया गया था? 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस की कार्य समिति द्वारा
निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्व स्वराज या पूर्व स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा और झंडा फहराया जाएगा, स्वराज या पूर्व स्वराज दिवस के रूप में। ठीक है। इस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आज हमारा लक्ष्य है स्वाधीनता का, लक्ष्य हमारे लिए स्वाधीनता का पूर्व स्वतंत्रता, ऐसा जवाहरलाल नेहरू कहते थे, पूर्व स्वराज का लक्ष्य रखा था ना। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को घोषित संकल्प में स्पष्ट किया गया था। जो संकल्प घोषित किया गया था उसमें क्या लक्ष्य रखा गया था? पहले तो गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं हुआ, बाहर नहीं है, मतलब ये बोला गया कि गोलमेज सम्मेलन में जो साइमन कमीशन के बाद का साइमन कमीशन के में 3 गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल की बात की गई थी कि राउंड टेबल कराएंगे। साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध किया था, तो भारतीयों के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाने की बात कर रहे थे। राउंड टेबल तो 3 होता है, एक तो होता है नवंबर 1930 में 31 तक चलता है, फिर एक 31 में होता है 1931 में, और एक 1932 में होता है। तो 3 राउंड टेबल होता है और तीनों में भाग लेते हैं अम्बेडकर राव और ठीक है, तीनों में भाग लेते हैं भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या संकल्प लिया जाता है कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेती है, तो यही लक्ष्य रखा गया था कि गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं होने वाला हम भारतीयों के लिए। भारत की विदेश नीति की घोषणा की गई थी। नेहरू कमिटी की डोमिनियन राज के दर्जे की योजना को समाप्त किया। अब डोमिनियन स्टेट नहीं, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और शब्द स्वराज का अर्थ है कि पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी मतलब समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देगी। पहले इरविन को बता दिया गया था कि हम ये आंदोलन शुरू करेंगे, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आने की वजह से तो क्या होता है, ये शुरू किया जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी की जाती है। ठीक है। तो ये ओवरऑल हमने लाहौर अधिवेशन का देख लिया। अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन भी है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो हमने देखा था अहमदाबाद 1921 में जो डोमिनियन स्टेट या स्वराज शब्द का उसका डेफिनेशन बोला कि अब पूर्ण स्वराज से परिभाषित किया जाए, और हमारे जो विदेश नियंत्रण है उससे, विदेश में जो विदेशी नियंत्रण है उससे ब्रिटिश सरकार को उससे मुक्त किया जाए, संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया था। तो अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था, मौलाना हजरत मोहानी ने किया था। ठीक है। हकीम अजमल खान तो अध्यक्षता करते क्योंकि चित्तरंजन दास जेल में रहते हैं। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज का कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? तो अभी हमने पढ़ा ना, प्रस्तावित किया था किसने? हजरत मोहानी ने। ठीक है, हजरत मोहानी ने प्रस्तावित किया था 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो लाहौर अधिवेशन में 1929 पूर्ण स्वराज के लक्ष्य रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और फिर 1930 में घोषणा, मतलब ये होता है, निर्णय लिया जाता है कि हम 26 जनवरी को मनाएंगे पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था शहीद दिवस नहीं कहा जाता है, गणतंत्र दिवस नहीं, संविधान दिवस भी नहीं, वो तो 26 नवंबर को आता है। पूर्ण स्वराज दिवस की बात कही गई थी। ठीक है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस से पारित किया गया था 1929 में, लाहौर के रावी नदी के तट पे, आपने पता होगा। और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस या फिर पूर्व स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन पूर्व स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को घोषणा की गई थी मनाने का। ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसमें पूर्व स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1928 में तो बातें हैं मोतीलाल नेहरू करते हैं। उसके बाद 1929 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर का अधिवेशन होता है उसमें पूर्व स्वराज की बात करते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और जिसमें जो डोमिनियन स्टेट नेहरू रिपोर्ट है उसमें जो डोमिनियन स्टेट्स की बात है उसकी बात को खारिज कर दिया जाता है। कांग्रेस की 1929 यानी जो 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसने घोषित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको याद हो जाना चाहिए। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था जब घंटा बजा था? तो 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का किसने फहराया? तो वही देखा जाए तो कब फहराया था? 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज घंटा किसने फहराया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, घंटा बजा था तब।
स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब फहराया गया? तो रात्रि के टाइम पे 31 दिसंबर 1930 को, नहीं 1929 को फहराया गया था ना। तो अभी ऊपर यही क्वेश्चन तो था 1929 में, ठीक है। 31 दिसंबर 1929 को याद होना चाहिए, रावी नदी के तट पे लाहौर में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? देखिए, कलकत्ता अधिवेशन मोतीलाल नेहरू ने की थी, लखनऊ अधिवेशन नहीं, रामगढ़ अधिवेशन नहीं, पूर्ण स्वराज की मांग की थी लाहौर अधिवेशन 1929 में, और 31 दिसंबर 1929 में, यानी 31 दिसंबर 1929 आधी आधी रात्रि, हाफ मिडनाइट था, तो उस मिडनाइट में इन्होंने जब घंटा बजा था तो तिरंगा फहराया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास के लिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि क्या हुआ था, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। वेरी गुड, सही है। इस अधिवेशन में उग्रवादी द्वारियों के बीच झगड़े सुन, नहीं झगड़ा वगड़ा तो कुछ नहीं है। इस अधिवेशन दो राष्ट्रों की मांग, ये सब नहीं है, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा हमने, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन में के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में लंदन में गोलमेज सम्मेलन भागीदारी करने का निर्णय लिया, नहीं बहिष्कार किया गया था, नहीं भाग ही नहीं लिया था कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया, असहयोग आंदोलन तो 1920 का है। कांग्रेस के लक्ष्य तौर में पूर्ण स्वराज प्राप्ति की स्वीकृति किया गया था, ये ठीक है। निम्नलिखित स्वशासन तो उस टाइम स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे भी शुरू हो गया था, तो वो नहीं है। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किया गया था? तो 1929 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर लाहौर में अध्यक्षता की थी, वहां पे तो लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग लक्ष्य घोषित किया था कांग्रेस का। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ स्थित की थी? लाहौर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? जो नहीं था संकल्प, मैंने बताया था आपको। भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, ये भी। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी भी थी। अस्पृश्यता का उन्मूलन कहाँ से आ गया? ये तो आर्टिकल 17 में अंत कर दिया है, तो उसमें नहीं है, अभी नहीं है ये, ठीक है। पूर्ण स्वराज संकल्प भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म भी आ जाता है, ठीक है। तो आई थिंक इतने ही क्वेश्चन है। आपको ये पता होना चाहिए कि लाहौर अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट निरस्त घोषित कर दिया गया, जिसमें केवल डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। तो डोमिनियन स्टेट क्या है? मतलब शासन तो ब्रिटिश का है, ब्रिटिश के अंदर काम करने की बात है, आधिपत्य बनाया गया था ना, तो ये इसीलिए डोमिनियन स्टेट को यहाँ पे खारिज कर दिया गया था 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, ठीक है। ठीक है, अभी हम सविनय अवज्ञा आंदोलन देख ले क्या? टाइम तो है अभी पूरा, अभी पूरा टाइम है, तो डिस्कस कर लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, जिसकी नींव रख दी गई थी। ओके, वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया, ठीक है। लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं, ठीक है। तो एक जब समिति बैठती है तो उसमें ये निर्णय लिया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, जो मनाया गया धूमधाम से। फिर फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुए कांग्रेस के कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में, पहली बैठक हो गई थी 1929 में, दूसरी बैठक होती है जिसमें महात्मा गांधी को जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसका नेतृत्व सौंपा जाता है। साबरमती आश्रम में होती है दूसरी बैठक 1930। इस आंदोलन मतलब महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था, ठीक है। 1930 में 12 मार्च से शुरू हुआ था, 5 अप्रैल को पहुंचे, 6 अप्रैल को इन्होंने तोड़ा था, तो 12 से 6 अप्रैल के बीच की ये घटना है, ठीक है। उन्होंने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से चुने हुए साथी, यानी 78 अनुयायी थे, इनके फॉलोअर्स थे, उनको लेके 79 हो जाएंगे 79 के साथ सत्याग्रह के लिए मार्च किया था। ये यात्रा बिल्कुल पैदल थी, पैदल चलना था, ठीक है। और जो न्यूज़पेपर थे इसमें यही कह रहे थे ये यात्रा ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। अंग्रेजों ने इसको समझा कि ये चलेगी नहीं, न्यूज़पेपर भी समझ रहे इतने दिन तक, कितनी दूर, इतना मील कैसे कोई तय कर सकता, वो भी पैदल।
थक जाएंगे। और ठीक है, तो 24 दिनों की ये लंबी यात्रा खत्म होती है और 240 मील कंप्लीट करते हैं, मतलब एक दिन 10 मील ये जाते हैं। ठीक है, तो ये 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया था। इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। कहाँ से हुई थी सविनय अवज्ञा की शुरुआत? दांडी से हुई थी। साबरमती से तो वो शुरू हुए थे, दांडी मार्च हुआ था, लेकिन हुई तोड़ा था कहाँ पे? नमक कानून दांडी से तोड़ा था। देखिए, इस घटना के बाद गांधी जी ने सभी न्यूज़पेपर, मीडिया, सबको बुला लिया था। और क्या हुआ था, बहुत सारे न्यूज़पेपर, बेब मिलर का नाम सुनेंगे, वो रिपोर्टिंग किए थे। इस टाइम बहुत पिटाई भी हुई थी लोगों की, बहुत भयंकर पिटाई हुई थी लोगों की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की थी। एल्बा से पेरिस जाने वाली जो उनका अभियान था, उससे की थी सुभाष चंद्र बोस ने। एक अंग्रेजी समाचार संवाददाता ब्रेसफोर्ड ने गांधी जी की खिल्ली उड़ाई थी और कहा था, यह सम्राट को एक केतली पानी उबालने से हराया जा सकता है। सम्राट को, मतलब जो ब्रिटिश सरकार है, उनको अगर थोड़ा सा नमक, वो भी सांकेतिक रूप से उठाने वाले अगर दिखाएंगे तो ब्रिटिश सरकार को थोड़ा भी हानि नहीं होगी, ऐसा इन्होंने कहा था। ये किया क्यों गया था ये आंदोलन? रीजन क्या था? पहला तो देखिए, इसमें जो नमक कानून है, एकाधिकार था ब्रिटिशों का, और मार्केट में नमक बहुत महंगा मिल रहा था, उस पर टैक्सेस लगती थी। अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के नमक का काम आता है, हर चीज़ नमक डाल के ही तो बनती है। अब इतना महंगा कोई खरीद नहीं सकता था, उस पर भी टैक्स, वो भी एकाधिकार। तो गांधी जी चाहते थे अंग्रेज टैक्स कम करे और जो प्रोडक्शन है हम करें, भारतीय करें। ठीक है, नमक पे कौन टैक्स लगाता है? अगर ऐसा नहीं किया होता तो आज नमक हम देखते कितना सस्ता मिल रहा है हमें। एक तो हमारे ही समुद्र से नमक बना रहा है, उसके बाद से इतना महंगा दे रहे हैं, मार्केट में इतना महंगा आ रहा है, तो इसकी वजह से किया था। इसके उत्तर में जो ये अभी खिल्ली उड़ाई थी ब्रेसफोर्ड ने, इसके उत्तर में स्टेट्समैन समाचार पत्र ने कहा था, गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेट नहीं मिल जाता। तमिलनाडु के तंजौर तट पर गांधीवादी नेता, एक देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ कहाँ पे हुआ था, अलग अलग जगह पे हुआ था। तमिलनाडु में तंजौर का तट पर, वहाँ पे गांधीवादी नेता, जहाँ जहाँ लोग थे, मान लीजिए जहाँ पे समुद्र नहीं है, वहाँ पे लोग तब भी आंदोलन कर रहे थे, वहाँ तो नमक उठा नहीं सकते, फिर भी किया था इन्होंने। तो जो कोस्टल एरिया था और जो प्लेन एरिया था, वहाँ भी ये आंदोलन प्रभावी था। तो तमिलनाडु के तंजौर तट पर गांधीवादी नेता श्रीराज गोपालाचारी ने तिरुचेन गाडे आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्यम तक नमक यात्रा की थी। तो इस आश्रम से इस आश्रम तक इन्होंने नमक यात्रा की थी, श्री राजगोपालाचारी। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी अपने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचे। उन्होंने दांडी आए सभी देसी जो पत्रकार थे उनको संबोधित करते हुए कहा था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार, इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, ऐसा गांधी जी ने पत्रकारों को कहा था। पकड़ पकड़ के लोग पत्रकार को लेके आते थे, सो दैट अंग्रेजों की जो है वो थोड़ा मतलब ग्लोबली ये जाए न्यूज़ की ब्रिटिशर भारतीयों के साथ ऐसा कर रहा है, थोड़ी इमेज खराब वाली चीज़ होती है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धर्सना नामक गोदाम, धर्सना कहाँ पे? महाराष्ट्र, बॉम्बे में, पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धावे से पूर्व महात्मा गांधी को, देखिए इस गोदाम पे कांग्रेस के क्रांतिकारी जो कार्यकर्ता थे उन्होंने धावा बोला था, नमक बनाया जाता था इस गोदाम में। तो क्या हुआ, अभी यहाँ गए गांधी जी, नेतृत्व भी नहीं कर पाए, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, यरवदा जेल में पूरे भेज दिया गया था। 5 मई 1930 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके स्थान पर जो अब्बास तैयब जी थे इस आंदोलन के नेता हुए, उनकी भी गिरफ्तारी कर दी गई। उसके बाद क्या हुआ, सरोजिनी नायडू ने इसका नेतृत्व किया था धर्षणा में। ठीक है, 21 मई 1930 को, तो 21 मई 1930 को ये धावा हुआ था। ठीक है, ये जो घटना हुई थी इसका विवरण जो है वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार थे, न्यू फ्रीमैन अखबार में ये प्रस्तुत किया था ये घटना को। उत्तर पश्चिम प्रांत यानी जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, एक सेकेंड, तो क्या हुआ था, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक एक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था और इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार को। ठीक है, और
लाल कुर्ती संगठन के पठानों का राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया था। श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की थी। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। शविनावज्ञ आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो ये क्वेश्चन में आया हुआ था, दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, आगे देखते हैं। सविनावज्ञ आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने सक्रिय भागीदारी दिखाई थी। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व नगा जनजाति के महिलाएं गैडिन ल्यू ने किया। इस चियातरंग आंदोलन कहा जाता है। तो मणिपुर में क्या था, चियातरंग आंदोलन हुआ था इस टाइम। ठीक है। और दिसंबर 1930 में शविनावज्ञ आंदोलन के दौरान बिहार में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ था। ये क्वेश्चन आता है कि इस दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटी थी। ठीक है। प्रदर्शनकारियों ने दमन चक्र की परवाह नहीं की। ठीक है। तो चौकीदार टैक्स कहाँ पे हुआ था, विभिन्न तमिलनाडु में श्री राजगोपालाचारी थे। फिर मणिपुर में आपने देख लिया कौन सा आंदोलन हुआ, अलग अलग जगह पे हुआ था। उड़ीसा में सभी जगह ऐसे घटनाएं हुई थी। सविनावज्ञ आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्य में अपना महत्व दिया था। क्या हुआ था, देखिए सविनावज्ञ आंदोलन 1931 में रोक दिया गया था। गांधी इरविन समझौता आता है। गांधी जी जो कांग्रेस के सदस्य होते हैं, एनी बेसेंट, ये लोग मदन मोहन मालवीय और गांधी जी खुद लंदन में जाते हैं, इस राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करते हैं। पर क्या होता है, गांधी इरविन समझौता में आपने देखा होगा इस गांधी जी ने जो डिमांड रखी थी उसमें से कुछ डिमांड जो है इरविन नहीं मानता, उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। जैसे कि जो गिरफ्तार कर लिए गए हैं उनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन उन पे जो जांच है वो नहीं करवाई जाती है। और दूसरी बात, जो भगत सिंह को फांसी की सज़ा, उनकी भगत राजगुरु, इन लोगों को उसको माफ़ करने की बात की जाती है, जो कि इरविन स्वीकार नहीं करता, उसको नहीं स्वीकार किया जाता है। गांधी जी आते हैं पर कोई निर्णायक निर्णय नहीं निकलता है। फिर क्या होता है, गांधी जी आते हैं, फिर से ये शुरू कर देते हैं आंदोलन अपना, और फिर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर 1933 में गांधी जी बाहर आते हैं। इस तरीके से घटनाएं होती हैं। फिर पूना पैक्ट इसी बीच में 1932 में होगा, वो हम डिटेल में अलग टॉपिक में देखेंगे। पूना पैक्ट होता है गांधी इरविन समझौता देखेंगे, वो अलग से हम देखेंगे। ठीक है। तो गांधी जी जब ये आंदोलन बंद हो गया 1934 में, बहुत कम भागीदारी रह गई, तो ये स्थगित कर दिया गया था। फिर उसके बाद क्या होता है, अक्टूबर 1934 में गांधी जी अरवदा जेल में पुणे में रहते हैं। उसी टाइम हरिजन पत्रिका निकालते हैं 1933 में। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजन उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति में स्वयं को हटाने का निश्चय किया था। तो देखिए क्रम में पूछा जाएगा तो सविनावज्ञ आंदोलन होता है, फिर प्रथम गोल में सम्मेलन होगा, फिर रुक जाता है सविनावज्ञ आंदोलन। फिर क्या होता है, सेकेंड राउंड टेबल में गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं। देन क्या होता है, इसी में कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक भेद पंचायत आता है, दो अलग अलग कर देता है सभी के लिए, निर्वाचन सभी को अलग कर देता है। गांधी जी इसके समर्थन नहीं थे, वो चाहते थे कि जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी, वो तो पहले ही अलग हो जाएंगे, जो निम्न जाति है, अगर इसको कर दिया तो पहले अलग थी और अभी अलग हो जाएगी, तो बांटना नहीं चाहते थे। उसके बाद से ये विरोध करते, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर ये जेल में ही अनशन पे बैठ जाते हैं, आमरण अनशन पहली बार कर लेते हैं। उसके बाद ये गांधी और इनमें पूना पैक्ट होता है। फिर राउंड टेबल आपका होता है इसी टाइम, उसके बाद तीसरा राउंड टेबल। तो ये पूरी सीक्वेंस क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। तो सितंबर 1930 में गांधी जी हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक संपादित पत्रिका का प्रकाशन किया था। अब क्वेश्चन में आता है कि सत्याग्रही जो होते हैं मार्च में गांधी जी के पार्टिसिपेट करते हैं, 78 अनुयायी होते हैं, फॉलोवर जो होते हैं, गांधी जी के साथ दांडी जाते हैं साबरमती आश्रम से। तो इसमें देखा जाता है कहाँ से कितने बिलोंग करते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ से, ये क्वेश्चन आया हुआ था। सबसे ज़्यादा गुजरात से शुरू हुआ था, तो गुजरात के 32 मार्च कर रहे थे, जो सत्याग्रही थे वो थे।
फॉलोअर्स गांधी जी के उस साथ में गए थे। महिलाएं भी भागीदारी थी, महिलाओं की सबसे ज़्यादा भागीदारी इसी आंदोलन में देखी गई थी। और महाराष्ट्र के 13 में आए थे, नेपाल में 2 लोग थे, तमिलनाडु में 1 और कर्नाटक के 1 लोग आए थे, बंगाल के 1 लोग आए थे, उत्तर प्रदेश के 8 लोग आए थे और कच्छ के 6, केरल के 4, पंजाब के 3, आंध्र प्रदेश के सुब्रमण्यन और बिहार के 1 आए थे जिनका नाम याद कर लीजिए, गिरवरधारी चौधरी। और उत्कल उसी में था जब बिहार में 1934 में उड़ीसा अलग होता है, तो मोती बासुदास, इन दोनों का नाम याद कर लीजिए जो कि थे। और सबसे ज़्यादा गुजरात में थे, महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पे आता है, देन उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, तो सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। महिलाएं भी आती हैं, सरोजिनी नायडू देखने को मिलती है। सरोजिनी नायडू 1925 में गांधी जी के बाद, बेलगांव के बाद 1925 में ये अध्यक्ष बनती हैं और कांग्रेस के सेशन की, तो भारतीय महिला होती है। प्रथम महिला अगर पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएंगे। राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय भाग लेती हैं इस आंदोलन में, और सबसे ज़्यादा महिलाएं इसी आंदोलन में भाग लेती हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं PYQ। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ करने का अधिकार दिया था? लाहौर सत्र में 1929 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? दांडी यात्रा के बाद ही जस्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है दांडी से। ठीक है, साबरमती से तो दांडी मार्च स्टार्ट होता है, दांडी जगह से फिर ये आंदोलन शुरू हो जाता है। दांडी यात्रा की गई थी, दांडी यात्रा 1930 में की गई थी, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये चला था और 24 दिनों तक चला था और 240 मील और 390 किलोमीटर कवर किया था इन्होंने एक दिन में 10 मील। ठीक, 78 अनुयायी थे भारत गांधी जी को लेकर, 79 हो जाएंगे, कहीं कहीं पे आपको 81 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। तो दांडी मार्च प्रारंभ किया था गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो दांडी यात्रा प्रारंभ की थी गांधी जी ने साबरमती से। ठीक है, 12 मार्च से की थी, 12 मार्च 1930 में, और पहुंच गए थे 6 अप्रैल को, 5 अप्रैल को पहुंच गए थे, लेकिन नमक कानून तोड़ा था 6 अप्रैल को। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दांडी। साबरमती हम नहीं कह सकते, साबरमती से दांडी मार्च प्रारंभ किया था, लेकिन अगर देखा जाए तो आपको एक जगह पे माना जा रहा था, लेकिन आंसर आपको दांडी ठीक करना होगा। ठीक है, अगर दांडी मार्च का पूछे तो साबरमती से, अगर सविनय अवज्ञा तो दांडी से किया था। निम्नलिखित प्रांतों में किस प्रांत में सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी मार्च में या कूच जिसको कहते हैं में सर्वाधिक थी? तो देखिए मैंने बताया ना, गुजरात में 30 थे, महाराष्ट्र में 13 थे, उत्तर प्रदेश में 18, बिहार में 1 और उड़ीसा में 1, ऐसे बताया था ना मैंने। तो सबसे ज़्यादा गुजरात के थे, गुजरात से शुरू हुआ था। आपको ये जो वेबसाइट है ना संस्कृति मंत्रालय, उसमें मिल जाएगा। निम्नलिखित में कि किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? देखिए महिलाओं में मैंने बताया था सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय, महिलाएं सबसे ज़्यादा भाग लेती हैं, तो उपयुक्त सभी। निम्नलिखित इसके आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है। अभी ये क्वेश्चन आ गया, तो सबसे ज़्यादा भागीदारी आपको देखने को मिलेगी नमक सत्याग्रह में, जो सॉल्ट मूवमेंट हुआ था। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था दांडी से, साबरमती से तो दांडी मार्च प्रारंभ किया था, तो कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, सविनय आंदोलन शुरू किया गया था दांडी मार्च के जस्ट बाद। होम रूल तो 1916 में आया था, बंगाल विभाजन तो सबसे पहले आया था 1905 में, और कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी 1929 में। ठीक है, तो ये जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो ये तो नहीं हो सकता है। दांडी मार्च शुरू किया गया था, दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने हेतु। ठीक है, ये सही है। रॉयल एक्ट तो 1999 में आया था और नमक कानून समर्थन हेतु नहीं किया गया था। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे है? तो नमक कानून तोड़ने से है। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? 24 दिन तक चली थी, और ये क्वेश्चन भी देखिए BPSC में पूछा। सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी, इसका सीक्वेंस लगाइए। दांडी मार्च आपका 12 मार्च को दांडी मार्च शुरू होता है, 12 मार्च से 1930 को शुरू होता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है, तो सबसे गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है, और साइमन कमीशन का आगमन 1928 में होता है। तो 1928 यानी CADB जिसमें है वही आंसर सही हो जाएगा। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमको क्रम में लगाना नहीं है। कौन सी घटना घटी? सबसे पहले कौन सी घटना? साइमन कमीशन का भारत में आगमन होता है, और इसी की वजह से गांधी विरोध भी होता है। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन भारत में 2 बार आता है, ट्वाइस, ये क्वेश्चन आया हुआ है RO में। तो भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि मानी जाती है, तो ये दांडी मार्च हेतु मानी जाती है। ठीक है, प्रथम गोल्ड में सम्मेलन तो नवंबर 1930 में शुरू होता है।
महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था, वेरी गुड, सही है। महात्मा गांधी का उद्देश्य गरीबों को नमक मुक्त उपलब्ध नहीं कराना था, टैक्स फ्री करवाना था। टैक्स फ्री मतलब टैक्स हटाए और एकाधिकार खत्म करे, तो ये गलत हो जाएगा। तो नमक कानून तोड़ना इसका उद्देश्य था। तो ए सही है, बी गलत है, जो आर है वो गलत है, ठीक है। ए आर दोनों नहीं सही है, ए सही है, आर गलत है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट और सेशन बेस्ड है, रीजन वाला। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? महात्मा गांधी का नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी, गलत, सजा दी गई थी। इनको 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है, बहुत लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मदन मोहन मालवीय जब वो धड़सना में वो नेतृत्व करना था तभी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तैयब जी को भी गिरफ्तार फिर सरोजिनी नायडू ने नेतृत्व किया था। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी एवं मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी, ये बात सही है, सबको सजा दी गई थी। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो सेकेंड जिसमें है केवल 2, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, शक्ति के विरुद्ध में अधिकार इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता है, ये पत्रकारों को बुलाकर, मीडिया को बुलाकर गांधी जी ऐसा कहते हैं। तो दांडी यात्रा में गांधी जी ऐसा कहते हैं। गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है, यानी इनकरेक्ट है, वो बताना है। यह साबरमती आश्रम से दांडी तक चला था, वेरी गुड, सही है। नमक का विरोध कर इनका विशेष प्रयोजन था, वेरी गुड। समुद्र के किनारे पर गांधी नमक बनाया, नमक नहीं बनाया, नमक उठाया, जो सांकेतिक रूप से दिखाया गया था, ये पूरी तरह से बताओ। सी विल बी द रॉन्ग आंसर। तो सी रॉन्ग है, इसकी वजह से सही हो जाएगा, रॉन्ग ही पूछा है हमसे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? दांडी यात्रा ये पूर्णतः पैदल यात्रा थी, बिल्कुल सही है। साबरमती आश्रम से, ये भी सही है, लेकिन असत्य पूछा है। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 15 मार्च को नहीं हुई थी, इसकी शुरुआत 12 मार्च से हुई थी। तो डी विल बी द रॉन्ग आंसर। तो डी रॉन्ग है, इसकी वजह से सही हो जाएगा। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन का नेता के रूप में किसने स्थान लिया था? तो देखिए, अब्बास तैयब जी ने मुंबई में जो हुआ था वहाँ पे उस टाइम अब्बास तैयब जी ने लिया था नेतृत्व। महात्मा इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था बाद में। तो फिर स्त्रियां अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती हैं। महात्मा गांधी धर्षणा नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के समय कहाँ थे? तो गांधी जी जब थे यरवदा जेल में उनको भेज दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था ना 5 मई 1930 को। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो यही सविनय अवज्ञा आंदोलन में। इन्होंने ही सत्याग्रह आंदोलन, जब गांधी जी बोले थे सत्याग्रह करना 1940 के आसपास, तो हाँ, तभी ये सत्याग्रही थे पहले। और फिर दंडी जवाहरलाल नेहरू भी आए थे, ब्रह्म भी एक नाम है उनका भी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित पहली बार गिरफ्तार हुए थे। गांधी जी ने जिस स्वदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम ठहराया था वो कौन था? वेब मिलर, ठीक है। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्षणा सॉल्ट वर्क पर सत्याग्रह के बारे में समाचार में छापा था। तो वेब मिलर। निम्नलिखित में कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो वेब मिलर, अमेरिकी पत्रकार था। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में कानून तोड़ने के तंजौर तट पर अभियान संगठित किया था? तो अभी मैंने बताया ना, सी राजगोपाल है, तंजौर का तट, वहाँ तमिलनाडु मद्रास के टाइप, तो वहाँ किया था ये, ठीक है, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतकारों का आह्वान किया था, ठीक है। ये कौन थे? इनका नाम खान अब्दुल गफ्फार सीमांत गांधी जिसको कहते हैं। ये उत्तर पश्चिमी पख्तून जनजातीय क्षेत्रों में अपने निष्कासन करने वाले नहीं, उपनिवेशिक शासकों के आतंकित करने का अंत यही हटा देने नहीं, राजनीति और राजनीतिक सुधार के समाधान नहीं, पठान वाले थे, अभी बताना, पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे ये, ठीक है। सीमांत गांधी जिनको कहा जाता है। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था किसके द्वारा? स्वतंत्र पख्तून बनाने के लिए नहीं, पाकिस्तान का सृजन नहीं, अंग्रेजों को निकालने के लिए किया गया था। साम्यवादी ये सब नहीं है, पठानों का था ये। लाल कुर्ती आंदोलन के मुस्लिम भी शामिल होते हैं, मुस्लिमों को इकट्ठा कर। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। 1929 में खिदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो मैंने बताना, खान अब्दुल गफ्फार जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, तो वो किस आंदोलन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ठीक है, जिसका नेतृत्व चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में, जो निहत्ती भीड़ पर गोली चलाने के लिए जो गढ़वाल पेशवार में गढ़वाल रेजिमेंट थे उन्होंने मना कर दिया था। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशवार कांड के नायक कौन थे? तो यहाँ पे हमने देखा ना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है। चेतरांग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो मणिपुर में। चेतरांग आंदोलन मणिपुर में, नगा जो जनजातियाँ थी वो मणिपुर में, ठीक है। और बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था, चौकीदार टैक्स देने से मना कर दिए थे, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार से जुड़ा हुआ था। और
सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने का महत्व क्या था, रचनात्मक कार्यों में लग गए थे। तो जैसे हरिजन पत्रिका बनाए, संगठन बनाए, तो ये कार्यों में लग गए थे। ठीक है। प्रभावती देवी का चित्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। कि प्रभावती देवी जो थी ये पटना से थी। ठीक है। तो ये आप देख लेना। यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाएं में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन महिलाओं में सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी, राधिका देवी। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये नोट कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन यही एंड होता है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी।